नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. सुप्रभात बाल मित्रों, कैसे हो? मजे में ना? बच्चों, हमने सभी पाठ पढ़े हैं, तो अब हम निबंध लेखन की तरफ आते हैं. हमारा लेखन विभाग है ना, उस लेखन विभाग के अंतर्गत निबंध लेखन आता है. तो आपको पता है कि निबंध किस तरह से लिखा जाता है, निबंध का अर्थ क्या होता है. आज हम निबंध लेखन देखेंगे. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि निबंध का अर्थ क्या होता है. तो निबंध का अर्थ क्या है कि भली प्रकार से बंधा हुआ, यानी एक सूत्र में बंधी हुई रचना, जिसे हम इंग्लिश में ऐसे कहते हैं. अर्थात आपको जब भी हम निबंध लिखते हैं तो उसमें हमारे शब्द की सीमा, शब्द मतलब जो होते हैं उसकी सीमा, हद है, वो बंधी हुई होती है. उसी में लेखक को या हम जो भी हम खुद लिखते हैं उसे अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करनी होती है. निबंध का अर्थ आपको पता चला. निबंध का अर्थ क्या है? भली प्रकार से बंधा हुआ या एक सूत्र में बंधी हुई रचना. उस रचना को हम इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऐसे कहते हैं. इसमें शब्द सीमा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसीलिए इसमें शब्द की सीमा बंधी हुई होती है. इसे कोई भी व्यक्ति या लेखक जो निबंध लिखने वाला है उसे अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करना होता है. और निबंध लेखन एक बच्चों कला है, और वो कला हम निरंतर अभ्यास के, मतलब बार बार हम उसे करेंगे, अभ्यास करेंगे तो ही हमें इसमें कुशलता प्राप्त हो सकती है. तो निबंध लेखन हम सोचते कह रहे हैं टीचर ने दिया है निबंध लिखना है, हम लिख देंगे. नहीं बेटा, निबंध लिखने में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है, तो ही हमारा निबंध है वो अट्रैक्टिव हो सकता है, और साथ साथ पढ़ने वाले को इतना मज़ा आए कि उसे पढ़ते रहने की इच्छा हो. तो उसमें कौन कौन सी बातें ज़रूरी है. और निबंध लेखन खाली आज पढ़ा और तुरंत लिख दिया नहीं बेटा, इसके बार बार कंटिन्यू हम इसे बार बार करेंगे, अभ्यास करेंगे तो ही हम इसमें कुशलता प्राप्त करेंगे. तो पहले हम ये देखते हैं कि उनमें निबंध लेखन करते समय कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए. देखो, अच्छा निबंध लिखने के लिए, निबंध तो हम लिखते हैं, परंतु अच्छा निबंध लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छा निबंध लिखने के लिए हमें निम्नलिखित बातों को अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए. कौन कौन सी बातें हैं जिसे हम ध्यान में रखेंगे ताकि हमारा निबंध बहुत अच्छा हो. तो सबसे पहले क्या है? निबंध लिखने से पहले विषय की जानकारी प्राप्त कीजिए तथा अपने विचारों को व्यवस्थित कीजिए. दूसरे नंबर पे है निबंध का आरंभ प्रभावशाली होना चाहिए. आरंभ में किसी उक्ति का अथवा कविता की पंक्ति का प्रयोग करना चाहिए. पहले बच्चों मैं इसके पॉइंट्स है वो पढ़ लूँगी, उसके बाद आपको समझाऊंगी कि इसका किस तरह से लिखना चाहिए. फिर उसके बाद थर्ड नंबर में है कि जो भाषा यानी हमारी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? सरल, स्पष्ट एवं सटीक होनी चाहिए. फिर फोर्थ नंबर पे एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए. फिर फिफ्थ नंबर पे क्या आएगा? अपनी बात को अलग अलग अनुच्छेदों मतलब पैराग्राफ में व्यक्त करना चाहिए. फिर सिक्स नंबर पर भाषा की शुद्धता एवं विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए. और सातवें नंबर पे है निबंध के अनुच्छेद मतलब जो पैराग्राफ है एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए. तो ये इतनी बातें हमको निबंध में ध्यान रखने की वाली है. तो सबसे पहले हम निबंध लिखते हैं तो इसमें क्या बोला? जिस विषय पर हमें निबंध लिखना है तो सबसे पहले उसकी हमें जानकारी पूरी तरह से प्राप्त कर लेनी है. फिर जब हमें जानकारी मिल जाए तो हमें अपने वाक्यों को या वाक्य रचना है उसे बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से
क्या करना है, उस विचारों को व्यवस्थित करना है। तो कौन सी वस्तु पहले आएगी, पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, हमें विचारों में अपनी थिंकिंग, अपनी सोच में उन्हें पूरी तरह से व्यवस्थित करके जमा लेना है। ये फर्स्ट है। सेकंड नंबर में कि जब भी हम अपने निबंध लिखने की शुरुआत करें तो निबंध सबसे पहले इतना ज़्यादा प्रभावशाली होना चाहिए, इतना ज़्यादा इफेक्टेड होना चाहिए कि स्वाभाविक है कि लोगों को पढ़ने का मन हो। उसके अंतर्गत क्या है कि जब भी हम अपने निबंध का शुरुआत करें, आरंभ करना यानी शुरुआत, जब भी हमें निबंध लिखने की शुरुआत करनी है ना, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें किसी भी प्रकार की उक्ति मतलब जो लोकोक्ति वगैरह है उसका हमें उपयोग करना चाहिए, या कोई कविता की लाइन करनी चाहिए। उसके बाद हमें निबंध की लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद थर्ड नंबर पे है कि भाषा। तो हमारी जो भाषा लैंग्वेज है, हम जिस इंग्लिश, गुजराती, हिंदी में लिख रहे हैं, जिस भाषा का हमें जिस भाषा में हमें निबंध लिखना है, तो उसकी सबसे पहली खासियत क्या है कि भाषा एकदम इजी हो, यानी सरल हो और स्पष्ट हो। जो भी हमारे लिखे हुए शब्द हैं, आप जो कहना चाहता है वो पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर हमें लिखने चाहिए, ताकि सामने वाले आपकी लिखावट के साथ साथ आप क्या कहना चाहते हो उस बात को समझ सके। फिर है फोर्थ नंबर पर कि हम निबंध बड़ा करना है, हमारे 5 पेज का निबंध हो तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करो तो नहीं बेटा, हमें शब्द खास करके देखना है, एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं है। एक बार वो लिख दी, हाँ ज़रूरत पड़े कहीं पर तो हम उसे दोहरा सकते हैं, परंतु कंटिन्यू वही सेंटेंस बार बार रिपीट करते रहो तो वह निबंध अच्छा नहीं लगेगा। फिर है फिफ्थ नंबर पे अपनी बात को अलग अलग अनुच्छेदों में, मतलब जो हम निबंध लिखते हैं तो हम स्वाभाविक ही पहले एक पैराग्राफ बनाते हैं, तो हमें हमारा निबंध फ्रंट से चालू करके पहले पेज से चालू किया और कंटिन्यू लिखते गए नहीं, हमें पैराग्राफ बनाकर लिखना है। और जैसे ही पैराग्राफ बनाए तो हमें ये ध्यान रखना है, इसका लास्ट पॉइंट देखें कि हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है हमने जहाँ पर छोड़ा है और हम दूसरा पैराग्राफ बना रहे हैं, तो दोनों की लिंक अर्थात दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। उसके बाद जब भी हम अपने निबंध का उपयोग करते हैं ना बच्चों, लिखते हैं, तो खास करके हमें क्या करना है, सबसे पहले तो भाषा की शुद्धता, मतलब मात्राएं शुद्ध होनी चाहिए, हमारा व्याकरण है वो पूरी तरह से शुद्धता रूपी होना चाहिए। और साथ साथ जब भी हम विराम, कहाँ हमें रुकना है, कहाँ हमें बोलना है, कहाँ आगे बढ़ना है, अर्थात जिसमें हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन विराम चिन्हों को लगाते समय भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों जब हमको खाली निबंध लिखना मतलब लिख दिया नहीं, कहाँ रुकना है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा करना है, कि हम जब कोई किसी की कही गई बात को वैसे लिखते हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत लिखते हैं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखेंगे तो हमारा निबंध है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, और साथ साथ हम अपने विचारों को जो किसी दूसरों को समझाना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। तो बाल मित्रों, आपको समझ में आया ना कि निबंध क्या होता है, निबंध को लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम निबंध के प्रकार देखेंगे। तो निबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो निबंध है वो 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से, तो निबंध का पहला प्रकार क्या है, विवरणात्मक। कौन सा है, विवरणात्मक, यानी विवरण करना। सेकंड नंबर पे क्या है, विचारात्मक निबंध। कौन सा, पहला विवरणात्मक निबंध, दूसरा विचारात्मक निबंध, तीसरे नंबर पे है वर्णनात्मक, यानी वर्णन करने वाला निबंध, और चौथे नंबर पे है कल्पनात्मक। कल्पना करके जो हम निबंध लिखे हैं उसमें हम क्या, कल्पनात्मक निबंध। अब विवरणात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक, और उसमें कौन कौन से निबंध आते हैं, तो सबसे पहले विवरणात्मक। तो विवरणात्मक के अंतर्गत हम कौन से निबंध ले सकते हैं, तो जैसे मेरी पहली हवाई यात्रा या सड़क पर घटी एक दुर्घटना, हम इसे किस पर, विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत आता है। फिर विचारात्मक यानी विचार करने वाले निबंध में कौन कौन सी आएगी, तो दूरदर्शन से
लाभ और हानि, फिर मोबाइल का बढ़ता हुआ प्रभाव, ये क्या है, विचारात्मक निबंध है। फिर थर्ड नंबर पे क्या है, वर्णनात्मक। वर्णनात्मक में निबंध में कौन कौन से आएंगे, जिसमें वर्णन करना हो तो होली, दीपावली का त्यौहार, मेरा भारत, ये सब है वर्णन करने वाले निबंध है। इसलिए इसे वर्णनात्मक निबंध कहा गया है। अब है कल्पनात्मक। तो कल्पनात्मक में कौन सा आएगा कि यदि मैं डॉक्टर होता तो ये, यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, यदि मैं नेता होता, तो ये सारे किसमें है, कल्पनात्मक निबंध के अंतर्गत आएंगे। ओके बच्चों, इतना समझ में आया। बाल मित्रों, हमने निबंध के प्रकार देखे और कौन से प्रकार के अंतर्गत किस प्रकार का निबंध लिख सकते हैं, हमने ये देखा। अब हम निबंध के भाग देखेंगे, अर्थात हमें निबंध कितने भागों में पूरा करना है। तो जैसे इसमें निबंध के 3 भाग बताए हैं यहाँ पर। जैसे सबसे पहला है भूमिका। भूमिका मतलब आप प्रस्तावना, उसके अंदर क्या कहता है कि आप जब शुरुआत, आरंभ यानी शुरुआत या इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना के द्वारा हम निबंध की शुरुआत करते हैं। उसका दूसरा भाग है, उसे कहेंगे मध्य भाग। मध्य भाग मतलब जो आपको सब्जेक्ट यानी विषय वस्तु, आपको जो सब्जेक्ट दिया है उस सब्जेक्ट के ऊपर आपको निबंध लिखना है, वह मीन्स मध्य भाग होगा। और है उपसंहार। उपसंहार मतलब उसका अंतिम भाग, जिसके अंतर्गत आपको निबंध की समाप्ति करनी है। तो 3 भाग हैं। अब जैसे भूमिका, तो भूमिका है, उसके अंदर जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना में आप कह सकते हैं कि किसी विषय पर का, जिस विषय में आप लिखना चाहते हो उसका पहले अर्थ स्पष्ट कर दो और उस विषय के महत्व के बारे में आप बता सकते हो कि यह विषय क्यों लिया है निबंध में, उसका कौन सा विशेष महत्व है। फिर मध्य भाग। मध्य भाग यानी विषय वस्तु, यानी जो आपको सब्जेक्ट दिया है, तो जो विषय आपने चुना है या आप जिस विषय पर लिखना चाहते हो उसके गुण कौन कौन से हैं, उसके अवगुण कौन कौन से हैं, उसके विषय में हमें मध्य भाग में लिखना है। और उसका अंत में, तो जब आप पूरा निबंध लिख लो तो उसके बाद अंत में आपको ऐसा लगता है कि विषय में जो भी आपने विषय लिया है उसमें आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं और ऐसा करके आप निबंध समाप्त कर सकते हैं। बच्चों, शायद मेरे बोलने पर आपको ना समझ में आए, पर मैंने एक दीपावली का निबंध है, यहाँ पर मैंने उसकी रूपरेखा मतलब उसके पॉइंट्स मैंने दिए हैं, उस पॉइंट्स पर से हमें एक निबंध तैयार करना है। दीपावली का निबंध क्यों, तो बच्चों अभी दीपावली आ ही रही है ना, तो हम दीपावली पर निबंध लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो, जनरली हम डायरेक्ट निबंध लिखना शुरू कर दें। अगर हमको कोई भी बोला कि अपना मनपसंद विषय पर निबंध लिखिए, तो आप, या दीपावली पर निबंध लिखिए, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। पहले तो यहाँ पर आपको पॉइंट्स दिए हैं, तो आपको इन पॉइंट्स के ऊपर से निबंध तैयार करना है। तो जैसे सबसे पहले भारत त्योहारों का देश है, तो पहले आपको उसके विषय में लिखना पड़ेगा। फिर दीपावली का कथा वर्णन, मतलब उसकी दीपावली की कौन सी कहानी है उसका वर्णन आपको करना पड़ेगा। फिर दीपावली की तैयारियों का वर्णन, अर्थात दीपावली जब आने वाली रहती है तो लोग कौन सी तैयारी करते हैं उसका वर्णन करना पड़ेगा। फिर त्यौहार के दिन का, तो जिस दिन दीपावली होती है उस दिन क्या होता है उसका वर्णन करना पड़ेगा। और अंत में यह त्यौहार हमें क्या संदेश देकर जाता है उसका वर्णन हमें करना पड़ेगा। तो अब मैं दीपावली का निबंध आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाती हूँ, आपको उस हिसाब से आप अपने निबंध लिख सकते हो। अब जैसे दीपावली का निबंध लिखना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या ये प्रकाश का पर्व कहलाता है ना दीपावली, तो अब हम लिखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि निबंध लिखते समय यदि कोई उक्ति या पंक्ति, कविता की लाइनों से आप निबंध शुरू करोगे ना, तो वो निबंध बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो अब जैसे मैं बोल रही हूँ, दीपावली आई, खुशियों की बहार आई। अब उसके बाद मुझे निबंध चालू करना है। तो भारत त्योहारों का देश है, यहाँ पर अनेक प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। प्रत्येक मास यानी प्रत्येक महीने में कोई ना कोई त्यौहार तो आता ही रहता है और लोग इसे जरूर से मनाते हैं। त्योहारों में लोगों में एकता बढ़ती है, भाईचारा होता है, लोग मिलजुल कर रहते हैं और सबके मन के अंदर उत्साह जागृत हो जाता है। इसी प्रकार एक त्यौहार है और इसी प्रकार का त्यौहार कौन सा है, दीपावली का त्यौहार है। यह केवल हमारे यहाँ के पूरे के पूरे
भारतवर्ष में बहुत ही ज़्यादा उत्साहपूर्वक लोग दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। अब मैंने क्या बोला, अब उसके बाद दीपावली का अर्थ, तो अब हम उसे अर्थ करेंगे कि दीपावली, तो दीपावली का अर्थ क्या होगा, तो दीपों की पंक्ति, दीप धनवली, तो क्या होगा, दीप और अवली से बना हुआ शब्द है दीपावली, तो उसका अर्थ क्या होता है, दीपों की पंक्ति या दीपों की लाइन, इसे हम कह सकते हैं। यह त्यौहार कब मनाया जाता है, तो हमें त्यौहार का वर्णन करना है कि यह त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन सब लोग दीपों को कतार में अपने घर के में रखते हैं और जिसके कारण पूरा घर है वो जगमगा उठता है। उसका कारण है कि अमावस्या के दिन आता है, तो अमावस्या के दिन चंद्रोदय तो होता ही नहीं है, पूरी रात काली होती है, तो लोग दीपों से जलाकर, दीपों की पंक्तियों को जलाकर लोग क्या करते हैं, चारों तरफ उजाला करते हैं और दीपों की जगमगाहट चारों तरफ फैल जाती है। इस तरह त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक कहानी है या इसकी कथा है कि कहा जाता है कि भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तब उन्होंने रावण से युद्ध किया था और युद्ध करने के बाद दीपावली के दिन वह अपने पूरे 14 वर्ष पूरे करके, रावण को मारकर 14 वर्ष पूरे करके अयोध्या अपने राज्य में लौटे थे। तब अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत दीप जलाकर किया था और इसी कारण यह दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। इसी तरह एक और हिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस दिन निर्वाण प्राप्त किया था, मतलब मुक्ति प्राप्त की थी, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए यह दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। इसके पीछे बहुत अनेक कथाएं होती हैं। तो अब हमें त्यौहार मनाने की कथा वर्णन आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद है दीपावली की तैयारी का वर्णन। तो जब दीपावली का त्यौहार आने वाला रहता है तब लोग क्या करते हैं, तो दीपावली का त्यौहार है वो अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ लेकर आता है और दीपावली के पहले और अनेक त्यौहार भी आते हैं। तो कौन कौन से त्यौहार आते हैं, तो धनतेरस होता है, काली चौदस होता है, और उसके बाद है अब इसमें दीपावली के त्यौहार के साथ कितने सारे त्यौहार आते हैं। तो सबसे पहले हम धनतेरस की बात करें तो धनतेरस के दिन है तो होता है दीपावली के 2 दिन पहले होता है। तो धनतेरस के दिन लोग नए नए बर्तन खरीदते हैं और क्या करते हैं, उसके दूसरे दिन है चतुर्दशी। चतुर्दशी को दूसरे नाम से नरक चौदश भी कहा जाता है। तो इस दिन और उसके बाद इस दिन लोग सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेते हैं। तो ऐसा कहता है कि यम का बुलावा कभी नहीं आता। उसके बाद अमावस्या आती है, तो अमावस्या के दिन हम दीपावली मनाते हैं। लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, फुलझड़ी जलाई जाती है। और उसके बाद दूसरे दिन है गोवर्धन की पूजा की, भैया दूज होता है। उसके बाद गोवर्धन की पूजा की जाती है और ऐसा कहा था कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे गोकुल वासियों की रक्षा की थी और इंद्र के प्रकोप से उन्हें बचाया था। और द्वितीया यानी भैया दूज मतलब भाई दूज मनाया जाता है। इस दिन बहन के भाई है वो बहन के घर आकर भोजन करता है। इस तरह से यह त्यौहार मनाया जाता है। अब त्यौहार को मनाने की हम कौन कौन सी तैयारी करते हैं, तो दीपावली का त्यौहार है ना बच्चों, वो बरसात के बाद आता है, तो जिसके कारण घर में सीलन लग जाती है, चारों तरफ गंदगी फैल जाती है। तो लोग दीपावली के 15 दिन पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं। लोग घर की साफ सफाई करते हैं, रंग रोगन करवाते हैं घर को और घर स्वच्छ बनाते हैं। इस तरह नए नए कपड़े खरीदते हैं, पटाखे लेकर आते हैं। इस तरह से वो 15 दिन पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जब आप बाजार में जाओ ना तो पटाखों की दुकान होती है, मिठाइयों की दुकान में इतनी ज़्यादा मिठाइयाँ हैं वो पूरी तरह से सजी हुई दिखाई देती है। और ऐसा कहा जाता था कि हनुमान जी इस दिन लोग दीपावली के दिन क्या कहते हैं, हनुमान जी की पूजा भी करते हैं। क्यों? क्योंकि श्री राम के अयोध्या लौटने का संदेश वही लेकर आए थे और सभी रात को अपने घर के बाहर दीपक
की लाइन कतार है वो एक साथ लगाते हैं, जिसके कारण इतनी ज़्यादा सुंदरता, वो रात इतनी ज़्यादा सुंदर बन जाती है और रोशनी से जगमगा उठती है। फिर लोग अपने पास पड़ोस में मिठाइयाँ बांटते हैं। तो ये हुआ उसकी तैयारियाँ किस थी है। और अब अंत है, तो अंत में क्या है कि ये दीपावली का त्यौहार है वो हर्षोल्लास का त्यौहार है, परंतु कुछ लोग इस त्यौहार को बदसूरत बना देते हैं। कुछ लोग जुआ खेलते हैं, शराब पीकर आते हैं। तो त्यौहार है वो हमारी खुशी के लिए होते हैं, ना कि हमें दुख देने के लिए। तो इस दिन लोगों को शराब नहीं पीनी चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। फिर जब भी आप पटाखे फोड़ो ना, तो अपने से बड़ों के साथ में रहकर पटाखे फोड़ने चाहिए। कभी कभी हमें पटाखों से जल भी जाते हैं। तो दीपावली का त्यौहार हमें यह संदेश देता है कि हमें हर एक के साथ मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाना चाहिए। अकेले पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। जब भी पटाखे फोड़ो तो हमेशा अपने बड़ों को अपने साथ रखना चाहिए। और चारों तरफ दीपावली के दिन इतना ज़्यादा वातावरण खुशनुमा हो जाता है कि हम, और साथ साथ बच्चों को तो ठीक है, बड़ों को भी यह त्यौहार बहुत ही पसंद आता है। तो अब लास्ट में फिर एक पंक्ति बोल दी जाए, दीपावली की उमंग पटाखों के और मिठाइयों के संग दीपक जगमगाए, ऐसे तारे उतर आए हो धरती पर जैसे। तो बच्चों, मैंने इस तरह से निबंध की शुरुआत की और निबंध का अंत किया। तो आपको भी समझ में आ गया ना, तो निबंध किस तरह से लिखना है। ओके बाल मित्रों, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।